एक बार की बात है कि एक विदेशी पर्यटक दल घूमते घूमते एक गांव के पास आ पहुंचा। उस दल को यह ग्रामीण परिवेश, प्राकृतिक सौंदर्य इतना पसंद आया कि वे लोग महीनों तक यहीं रह गए। गांव वालों ने उनकी बहुत आवभगत की। इस दल में सीरा नाम की एक लड़की थी। प्रकृति ने उसके अंग प्रति अंग में बला की खूबसूरती भर दी थी। उसे जो भी देखता देखता ही रह जाता। सीरा बहुत शर्मीले स्वभाव की भी थी और यहाँ तक कि अपने पर्यटक दल के सदस्यों के साथ भी बात करते समय आंखें नीची रखती थी। सीरा की खूबसूरती में उसके दैनिक कार्य चार चांद लगा देते थे। वह प्रतिदिन समय से जागने के बाद नहा धोकर मंदिर भी जाती थी और गांव के कुछ किशोर बच्चों, महिलाओं आदि को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा कर योग आदि के साथ ही अंग्रेजी बोलना भी सिखाती थी। दरअसल सीरा को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था और वह जर्मनी के किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत की पढ़ाई भी कर रही थी। सीरा को कई सारी भाषाओं पर एकाधिकार था। वह फर्राटेदार तत्समी हिंदी बोलती थी। कभी कभी सीरा गांव की महिलाओं को एकत्र कर उन्हें विभिन्न प्रकार की कलाओं में पारंगत करने की कोशिश करती थी। इन महीनों में गांव वालों की चहेती बन गई थी सीरा। उसके अपनापन ने पूरे गांव वालों को अपना बना लिया था। सुरेश काका तो गांव वालों के सामने उसकी बहुत प्रशंसा करते थे और सीना तान कर कहते थे कि सीरा के माता पिता हाँ कहें तो वो अपने बेटे सुनील का ब्याह सीरा से कराना पसंद करेंगे, भले ही इसके लिए उनका अपना समाज साथ ना दे। गांव में आने के बाद अगर सीरा ने सबसे अधिक समय किसी के साथ बिताया था तो वो था सुनील। सीरा कभी कभी सुनील के साथ खेतों के तरफ भी निकल जाया करती और उसके साथ मेड़ पर बैठकर गन्ना खाती, बहुत सारी बतियाती और हिरनी की तरह कुलाछे भरते गांव में आ जाती। कभी कभी जब सुनील गाय बैलों को नहलाने के लिए नदी पर जाता तो सीरा भी उसके साथ जाती और मवेशियों को नहलाने में उसकी मदद करती। पुआर का लूड़ा बनाकर गाय बैलों के शरीर पर मलती, गायों बछड़ों को दुलारती और किसी गाय का पगहा पकड़े कोई विदेशी गीत गुनगुनाते सुनील के साथ लौट आती। कभी कभी किसी बात को लेकर सीरा और सुनील लड़ भी जाते, पर यह तकरार बहुत अधिक देर तक उन्हें एक दूसरे से दूर नहीं रख पाती। कहीं न कहीं सुनील और सीरा के दिल के किसी कोने में प्रेम अंगड़ाई लेने लगा था। प्रेम की लौ जलने लगी थी, पर वे दोनों अनजान थे इससे। विधि का लिखत कहे या प्रकृति का कोई खेल। लगभग 2-3 महीनों के बाद जब वह विदेशी पर्यटक दल उस गांव से विदा लेने लगा तो सीरा ने अपने आप को गांव वालों के दिल के इतने करीब पाया कि वह गांव वालों की जिद के आगे नतमस्तक हो गई और अपने साथियों के साथ ना जाकर कुछ दिन और गांव वालों के साथ रहने का मन बना लिया। सीरा ने जो ही उस गांव में कुछ दिन और रुकने की बात कही, सभी ग्रामवासी खुशी से प्रफुल्लित हो गए। सुरेश काका तो इतने प्रसन्न थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही सुरेश काका दौड़कर सीरा को बाहों में भर लिए और अपनी बेटी की विदाई करने वाले बाबूल की तरह अरे मेरी बेटी कहकर आने लगे। सीरा भी अपने आप को रोक ना सकी और उनसे लिपटकर आंसू बहाने लगी। सीरा ने सुरेश काका के घर के सभी कामों में हाथ बटाने के साथ ही गांव वालों को सिखाना पढ़ाना जारी रखा। धीरे धीरे 10-11 महीने बीत गए और अब सीरा पूरी तरह से ग्रामीण किशोरी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। इन 10 से 11 महीनों के बीच
सिरा ने गांव के किशोरों और युवाओं को इतना प्रेरित किया था, इतना उत्साहित किया था कि गांव के लगभग अधिकांश किशोर युवा जो 10वीं और 12वीं आदि पास थे, वे अपनी मेहनत के बल पर सरकारी नौकरी में चयनित हो गए। सुरेश काका का बेटा सुनील भी एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रशिक्षण के लिए पुणे आ गया। अब गांव की तस्वीर एकदम से बदल गई थी। पहले जो गांव की सरलता, सुंदरता व संपन्नता ठंड से कांपती एक चिड़ै की तरह पंख को सिकोड़े हुए थी, वह सरलता, सुंदरता व संपन्नता अब सिरा रूपी घाम के लगने से अपने पंख पसार कर उड़ने लगी थी। सूरज का प्रशिक्षण होते ही वह गांव वापस आ गया। उसकी पोस्टिंग एक सेना अधिकारी के रूप में हो चुकी थी। वह 10 से 15 दिनों की छुट्टी बिताने के बाद ज्वाइन करने वाला था। इन 10 से 15 दिनों में समय ने पूरी तरह से करवट लिया। सिरा के यह बताते ही कि वह अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, सुरेश काका ने स्नेहिल हृदय से उसके सर पर हाथ रखा और अपने सुनील से कहा कि बेटा, मेरी एक ही इच्छा है कि सिरा को तू अपना ले। सुनील ने सुरेश काका के हाँ में हाँ तो मिलाई, पर कहा कि बाबूजी, ज्वाइन करने के बाद मैं पहली छुट्टी में गांव आते ही सिरा से ब्याह रचा लूंगा। कहते हैं कि आदमी एक खिलौना है उस शक्ति का जो अपने मनोरंजन के लिए अपने हिसाब से आदमी के साथ खेलती है। इस खेल में आदमी का बस नहीं चलता, उसे तो बस एक कठपुतली की तरह उस शक्ति के इशारों पर नाचना पड़ता है। वह शक्ति जिसके अदृश्य होकर भी दृश्य होने का भान है। उस शक्ति ने कुछ ऐसा ही खेल खेला सिरा के साथ, ऐसा खेल जिसने सिरा के जीवन में ऐसा भूचाल ला दिया कि वह सदा सदा के लिए अदृश्यता में दृश्य बन गई। हुआ यह था कि सुनील सीमा पर आतंकी गतिविधियों का शिकार हो गया और उसकी लाश भी शायद आतंकी उठाकर ले गए थे। सेना के कई जवान अधिकारी गायब हो गए थे और 15 से 20 दिन तक खोज करने के बाद भी जब उसका अता पता नहीं मिला तो सेना ने मान लिया था कि वे आतंक की भेंट चढ़ गए। सिरा, वही सिरा जो पहले एक हिरनी की तरह खुलाछे भरती रहती थी, अब एक मूर्ति बनकर रह गई थी। खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था उसने। गांव वालों ने, सुरेश काका ने उसे बहुत समझाया, पर यह सब कुछ समझकर भी वह एक नासमझ बनी रही। सूनी आंखों से राह निहारती रही, गांव के बाहर पागलों जैसी घूमती रही। एक दिन पता नहीं उसे क्या सूझा कि उसने सरकार को पत्र लिखा, जिसमें उसने लिखा था कि उसका सुनील जिंदा है, वह मरा नहीं है। फिर से अभियान चलाकर उसकी नई सिरे से खोज की जाए, वह जरूर मिलेगा। पर सरकार उस पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वह भी पूरी तरह से मान चुकी थी कि सुनील शहीद हो चुका है। अब सिरा के पास और कोई चारा नहीं था। वह हर हालत में सुनील को पाना चाहती थी और उसका दिल यह मानने को कतई तैयार नहीं था कि सुनील अब नहीं रहा, क्योंकि वह एक दिन सुरेश काका से भी कह रही थी कि काका, अगर सुनील नहीं रहा तो मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ। काका, हम दो जिस्म एक जान है, अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे ज़रूर पता चलता। पर सात्विक समर्पित प्रेम को समझना सबके बस की बात नहीं होती। सुरेश काका ने इसे सिरा का सुनील के प्रति दीवानगी, पागलपन समझा और बस उसे सांत्वना देकर रह गए।
लगभग 1 महीने बीत गए। अब सिरा थोड़ी कमज़ोर सी लगने लगी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव बनते बिगड़ते रहते थे। लोगों को लगता था कि वह थोड़ी सी बावरी हो गई है। एक दिन सुबह जब सुरेश काका खेतों से लौटकर घर वापस आए तो सिरा घर में ना दिखी। दरअसल सिरा तो सुनील की खोज में निकल गई थी। सिरा के जाने के लगभग 14-15 दिन के बाद एक ऐसी घटना घटी जो सुरेश काका और गांव वालों के लिए बहुत ही हृदय विदारक थी। इस घटना ने पूरे गांव को स्तब्ध तो कर दिया था, पर पूरे गांव वाले क्या, जो भी इस घटना को सुनता सिरा के कारनामे के आगे नतमस्तक हो जाता। दरअसल सिरा एक सैनिक के वेश में भारतीय सैनिकों की आग से बचते हुए वहां पहुंच गई थी जहां से सुनील गायब हुआ था। उस जगह पर पहुंचकर सिरा ने गोली चलाते हुए दुश्मन सेना के खेमे में भूचाल ही नहीं लाया था, अपितु कितनों को मार गिराया था। और भारतीय सेना कुछ समझ पाती इससे पहले ही दुश्मन सेना की एक गोली ने उसकी लीला कर दी थी। फिर सेना के जवानों ने सिरा के शव को अपने कब्जे में लेकर कुछ कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे ससम्मान सुरेश काका को सौंप दिया। सिरा के चले जाने से केवल सुरेश काका का ही घर काटने को नहीं दौड़ता था, अपितु पूरे गांव में शोक की लहर थी। यहाँ तक कि वह ग्रामीण सात्विक मनोरम परिवेश अब आग उगलने लगा था। पर समय अच्छे अच्छे घावों को भर देता है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद गांव फिर से अपने पुराने डर्रे पर लौटने लगा था। लोग बीती बातों को याद कर अपनी आंखें तो गीली कर लेते थे, पर उसे एक बुरा सपना मानकर भूल जाना चाहते थे। एक दिन सुबह सुबह सुरेश काका खेतों से लौटकर आए तो क्या देखते हैं कि घर में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। उन्हें बहुत ही कौतूहल हुआ, पर जब वे घर में घुसे तो चूल्हा जलता देख उसके सर की लकीरों के साथ ही पसीने भी उभर आए। जो कुछ भी हो रहा था वह अजीब था और सुरेश काका कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्हें एक आवाज़ ने विस्मित कर दिया। जी हाँ, एक महिला आवाज़ ने। वह सुमधुर आवाज़ किसी और की नहीं थी, अपितु सिरा की ही थी। वह आहिस्ते से बोल रही थी, बाबूजी डरिए नहीं, मैं हूँ, मैं सिरा। मैं वापस लौट आई हूँ और बहुत ही जल्द सुनील को भी वापस लाऊंगी। सुरेश काका के पैर पीछे की ओर मुड़ गए। वे तेजी से घर से बाहर निकले और घर के बाहर निकलते ही चिल्लाने लगे। उनकी चिल्लाहट सुनकर गांव के काफ़ी लोग एकत्र हो गए। फिर उन्होंने लोगों के पूछने पर उंगली से घर की ओर इशारा करते हुए कपकपाती आवाज़ में कहा कि वह लौट आई है। गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके घर में प्रवेश किया कि आखिर कौन लौट आई है। ऐसा क्या हुआ कि सुरेश काका एकदम से सहम गए हैं। जब गांव वालों ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उन्हें भी किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने के साथ ही बहुत कुछ ऐसा दिखा, महसूस हुआ जिससे उन्हें भी सिरा के लौट आने पर भरोसा हो गया। पर फिर भी वे यह मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि सिरा तो मर चुकी थी। वह कैसे आ सकती थी? अजीब स्थिति थी। फिर कुछ लोगों ने हिम्मत करके सिरा को आवाज़ लगाई, पर अब तो पायल की आवाज़ भी गायब हो गई थी। फिर कुछ लोगों ने सुरेश काका का पूरा घर छान मारा, पर उसे सिरा कहीं नहीं मिली। अब तो गांव वाले पूरी तरह से डर गए थे। तो क्या सिरा की आत्मा? खैर, उस दिन गांव वालों ने दोपहर में मंदिर पर एकत्र होकर इस पर चर्चा करनी शुरू कर दी। आखिर अगर सिरा की आत्मा वापस आ गई है तो अब क्या करना चाहिए?
कहीं ऐसा ना हो कि वह हम गांव वालों को परेशान करे। गांव के बड़े बुजुर्ग अभी यही सोच रहे थे कि तभी एक हल्की सी आंधी उठी। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही मंदिर का बड़ा घंटा अपने आप बजने लगा। सब लोग सहम कर बैठ गए। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी घंटे की आवाज़ धीमी होने लगी और एक अदृश्य महिला की आवाज़ गूंजने लगी। हाँ, मैं सिरा हूँ सिरा, मैं वापस लौट आई हूँ और जब तक सुनील को लाकर सुरेश काका को सौंप नहीं देती मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पर हाँ, मैं यह भी वादा करती हूँ मेरे कारण इस गांव में किसी का भी कोई बुरा नहीं होगा। मैं बहू हूँ इस गांव की और सदा अपने संबंधों को निभाती रहूँगी। यह आवाज़ होते ही गांव वालों के पास अब कुछ कहने या सोचने के लिए कुछ भी तो नहीं बचा था। उन्हें अदृश्यता में दृश्यता का यह भान हो चुका था। सभी लोग अपने अपने घरों को जा चुके थे। दूसरे दिन से प्रतिदिन सुबह सुबह एक अदृश्य आत्मा गांव में घूम घूम कर लोगों को सजग करती नजर आने लगी। उसके होने का एहसास तो सबको हो रहा था, पर उसकी अदृश्यता एक अबूझ पहेली बनी हुई थी। तो ये एक आत्मा की अनोखी प्रेम कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।